तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपका टर्म 2 में 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं क्या है आपका प्रश्न और इसका उत्तर देखेंगे। तो देखिए आपका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है वो पूछा जा रहा है कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी कि जो मुगल दरबार में जो पांडुलिपियां तैयार की जाती थी उसमें क्या प्रक्रियाएं होती थी, ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया होती थी उनको आपको बताना है विस्तार पूर्वक। तो ये जो प्रश्न आपका 3 अंक के लिए है। तो चलिए हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। देखिए आपको बताना पांडुलिपि जो भी जिस प्रकार से किया जाता था उसको स्टार्टिंग में लिखना है कि पांडुलिपि हाथ से लिखी पुस्तक होती थी। ठीक है, जो पांडुलिपियाँ होती है वो हाथ से लिखी हुई एक प्रकार का पुस्तक होती है। मुगल भारत की सभी पांडुलिपियाँ के रूप में मिली हुई है। तो मुगल दरबार में जो भी मिलते हैं ज़्यादातर लिखा हुआ सभी पांडुलिपियों में ही होती थी। आगे तीसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा कि पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना होता था। जहाँ पांडुलिपि तैयार किया जाता था इसके लिए एक मुख्य रूप से किताब खाना होता था। क्लियर। आगे नेक्स्ट आप लोग लिख दीजिएगा कि शाही किताब में पांडुलिपि को लिखा जाता था। जो पांडुलिपि लिखा जाता था वो शाही किताब में लिखा जाता था एवं उनको संग्रह कर रखा जाता था। संग्रह का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था। क्लियर। और नेक्स्ट क्या लिख दीजिएगा आप लोग कि नई पांडुलिपियाँ की रचना की जाती थी। ठीक है, तो नई देखिए पांडुलिपि का मतलब मैंने बताया क्या है कि जो हाथ से लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता था, इसको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था और इसका लिखा कहाँ जाता था आपका जाके एक प्रकार से विशाल मतलब बड़ा मतलब किताब खाना होता था जहाँ पे अधिकतर किताब वहाँ रचना की जाती थी। आगे आपको लिखना है कि पांडुलिपि की रचना में अलग अलग प्रकार के लोग कार्य करते थे। जो पांडुलिपि तैयार होती थी इसमें एक तो लिखने का काम होता था, तो इसके अलावा और बहुत सारे काम होते थे जो कि पांडुलिपि तैयार करने में किए जाते थे। उदाहरण स्वरूप हम लोग ले सकते हैं कागज़ बनाने वाले। ठीक है, कागज़ को कोई और बनाता था, पांडुलिपि के पन्ने तैयार कोई और कोई तय करता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ क्या है कि पांडुलिपि की रचना में अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले थे। देखिए पांडुलिपि जब भी लिखा जाता था तो एक आदमी से नहीं होता था, उसको लिखने के लिए कई प्रकार के लोग होते थे। ठीक है, जैसे कि कागज़ कोई और तैयार करता था, उस पर कोई चित्र वगैरह और छापता था, लेकिन तरह तरह का व्यक्तियों का काम होता था। इस प्रकार से जो भी प्रक्रियाएँ हैं आपको लिख देना है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि कागज़ बनाने वाले, ठीक है, जो कागज़ बनाते थे वो अलग होते थे। पांडुलिपि के पन्ने तैयार करते थे अलग लोग। ठीक है, कागज़ कोई और बनाता था, पन्ना कोई और तैयार करता था। ठीक है, सुलेख की पाठ की नकल कोई और करता था। देखिए एक तो सबसे पहले कि कोई कोई का व्यक्ति का क्या होता है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता, तो एक व्यक्ति क्या करता है वो अच्छा से लिखता है और एक व्यक्ति क्या करता है उसको जो भी लिखा हुआ वहाँ पे उसकी उसी का हूबहू लिखने का प्रयास करता है, वो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा राइटिंग के साथ। ठीक है, और क्या काम होता था जैसे कि कप्तागार की पृष्ठ में चमकाने का, यानी कि चमकाने वगैरह का काम भी किया जाता था। चित्रकार भी, यानी कि वहाँ पे चित्र भी लगाया जाता था। यानी कि जो भी पांडुलिपियाँ होती थी बहुत ही प्रक्रियाओं से जो गुजरना पड़ता था और बहुत ही चीज़ें वहाँ होती थी और सबका अलग अलग कार्य होता था। किन्हीं का होता था पेज बनाना, तो किन्हीं का चित्र बनाना, किन्हीं का लिखना, तो किन्हीं का उसी लिखा हुआ को बहुत फ्रेश से वहाँ पे लिखना। तो इस प्रकार से आपका जो भी आपका पॉइंट रहता है आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा आसानी से। पांडुलिपि समझ गए, जो हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है, 3 नंबर का प्रश्न है इसीलिए मैंने बता दिया, आपको बहुत कुछ याद हो गया होगा और इसी में आप लिख दीजिएगा। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्रेमिंगर की 5वीं रिपोर्ट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है आपका फ्रेमिंगर का 5वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देखिए क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। कब? 1813। इस डेट को आप लोग याद रखिए। ठीक है, क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, 1813 में ब्रिटिश संसद में एक पेश किया था रिपोर्ट, जिसे 5वीं रिपोर्ट कहते हैं। तो इसी जो ये पेश किया था इसे ही 5वीं रिपोर्ट कहते हैं। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी था इसमें 800 से अधिक पृष्ठ, ठीक है, थे, जिसमें कि जमींदार और रैयतों, ठीक है, अर्जियां, भिन्न जिलों के कलेक्टर के रिपोर्ट, राजस्व से संबंधित ठीक है, तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा
न्यायिक प्रशासन पर लिखित थी। ये देखिए ये जो पृष्ठ थे इसमें कुल मिलाकर अगर बात किया जा सकता तो 1002 पृष्ठ थे, जिनमें से 800 से अधिक तो जो किसान वगैरह होता था, जो मजदूर होता था, जो जमींदार होता था, ठीक है, जो रैयत होता था, इनका अर्जी हुआ करता था। इतना में आगे लिखना है कि फरिंगमन की 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई। प्रवर का मतलब होता है जो निचला जाति का होता है, ठीक है, जिसको जो छुआछूत वगैरह होता है ना, जो नीची जाति के होते हैं वो लोग को प्रवर बोलते थे। प्रवर समिति तैयार की गई। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बना। और ये जो रिपोर्ट है इसके आधार पर जो भी कंपनी के विरुद्ध में जो भी वाद विवाद रहा होगा, जो भी चर्चा रहा होगा, इन पर बहुत ही यहाँ पे जोर शोर से चला था। तो इस प्रकार जो आपका फर्मिंगन का 5वीं रिपोर्ट हो जाता है समाप्त। देखिए कब लाया गया था, 1813 में। क्लियर। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 ही प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से। और देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 1857 की क्रांति से अगर बात किया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पूछा जा रहा है कि तत्कालिक कारण, ये तत्कालिक कारण हर एक किसी को आता है, ठीक है, भले ही और कारण नहीं आए, चाहे राजनीतिक चाहे आर्थिक, लेकिन तत्कालिक कारण सभी को पता है। तो चलिए हम लोग इसको विस्तारपूर्वक देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। क्या है कि यूरोप सैनिकों की तुलना में, ठीक है, यूरोप सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलने, ठीक है, अपने धर्मों पर विदेशी प्रहार आदि कई कारणों में सिपाही विद्रोह शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब जो विद्रोह शुरू किया था, कौन किया था, जो सेना किया था, ठीक है, सैनिक लोग किया था, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं हम लोग। तो ये लोग इसलिए किया क्योंकि जो यूरोप सैनिक था उसके मुताबिक जो भारतीय सैनिक हैं उसको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। धर्म पर भी वहाँ पर बात किया गया था क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो भारत में अलग अलग धर्म के हैं, कोई तिलक लगाता है, कोई दाढ़ी लगाता है, कोई पगड़ी बांधता है। तो इस प्रकार से भी वो लोग को ये करने नहीं दे रहे थे यूरोपीय लोग। और आगे लिख देना है कि यह अफवाह फैली गई कि इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। देखिए जो आपका न्यू जो आया था, ठीक है, गन जो आया था न्यू गन, इसमें क्या अफवाह फैल गया था कि जो उसका कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी मतलब थी। और देखिए जैसे कि सभी धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, तो देखिए जो हिंदू हैं वो तो गाय के से मतलब वो टच नहीं करेगा, और जो मुसलमान है वो सुअर को टच नहीं करेगा, इसलिए इससे और भी बड़ा दंगा हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैन तो आपका ये तत्कालिक कारण वाला रीज़न यही होता है। आगे कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, ठीक है, जो कारतूस है इसी किसे दांत से खींचना पड़ता। सैनिक ने इसके प्रयोग करने से इनकार कर दिया और सैनिकों ने क्या किया, खास इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं तो इसे टच भी नहीं करूँगा, ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों ही, क्योंकि इससे उनका धर्म नष्ट हो सकता था। अगर इसको ये करता है तो उसका धर्म, जाहिर सी बात है, धर्म नष्ट हो जाता है। और गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए धर्म वर्जित थी, ठीक है, और जो गाय वाला है तो हिंदू के लिए है और जो आपका सुअर वाला है वो मुसलमानों के लिए। लेकिन जब सैनिक को इसके लिए विवश किया जाने लगा तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जब यहाँ कोई सैनिक बोल दिया कि मैं जब यूज नहीं करूँगा ये कारतूस का, तो जो वो लोग थे, ठीक है, यूरोप लोग, जो भी ब्रिटिश वाले लोग थे, वो लोग पूरा दबाव डालने लगा। तब क्या किया इन्होंने, एक विरोध छेड़ दिया कि हम यूज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक अफवाह ऐसी फैला दी गई थी कि ये जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ है। तो मैन अगर तात्कालिक कारण की बात किया जा सकता है, मैन जो, तो वो आपका ये तात्कालिक यही जो सुअर और जो आपका गाय वाला होता है यही आपका होता है। बाकी बात आपका राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, कई प्रकार से और भी कारण हैं भिन्न प्रकार से। और उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा स्पेशल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और साथ ही क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ देते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।